हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर की, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें हम लोग डिस्कस किए बिजनेस सर्विसेज के बारे में एंड सर्विसेज के फीचर्स के बारे में डिस्कस किए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में, बिजनेस सर्विसेज के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस सर्विसेज देखेंगे, सर्विसेज को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया पहले ये देखेंगे और इनके बारे में अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो चलिए, बेसिकली आज हम लोग क्लासिफिकेशन एंड बैंकिंग बिजनेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि बैंकिंग भी जो है वो आपको क्या देता है, सर्विसेज देता है। तो बैंक किस तरीके का सर्विसेज देता है एक इंडिविजुअल्स को, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सेवर, है ना। बिजनेसमैन को किस तरीके का सर्विसेज दिया जाता है बैंक की तरफ से, आज ये चर्चा करेंगे। कौन कौन सा फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है, कितने तरीके का अकाउंट्स होता है, बेसिकली आज की क्लास में हम लोग यही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज को बेसिकली तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। एकदम सिंपल है। बिजनेस सर्विसेज मतलब क्या होता है, वो सर्विसेज जो बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हिज बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए आपको सर्विस मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि वो सर्विस जो है वो किसके दायरे में आता है, बिजनेस सर्विसेज में आता है। जैसे एक बिजनेसमैन को बैंक सर्विस देता है कि भाई आप अपने बिजनेस को स्मूथली चलाइए, आपको फाइनेंशियल लेन देन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। रिस्क का डर है, लॉसेस का डर है, तो इंश्योरेंस आपको सर्विस देता है कि भाई आप चलो, आप आराम से बिजनेस करिए, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है तो एक बिजनेसमैन को ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलता है। तो हर वो सर्विसेज जो बिजनेसमैन को बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है उसको कहते हैं बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होता है, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए जो सर्विसेज दिया जाता है वो होता है सोशल सर्विसेज में। ठीक है, यहाँ पर वॉलेंट्री काम किया जाता है, इच्छा अनुसार काम किया जाता है। एंड लास्ट है आपका पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज मतलब वो सर्विसेज जो पर्सनल मिलता है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के यहाँ गए, तो आपको जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा, आपका ट्रीटमेंट करेगा। अगर आपको शर्ट स्ट्रेचिंग कराना, शर्ट सिलवाना, ठीक है, तो आप टेलर के पास जाएंगे, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको टाइट फिटिंग चाहिए, लूज फिटिंग चाहिए, कैसा डिजाइन चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको डिजाइन करके देगा वो टेलर। इसको क्या कहेंगे, पर्सनल सर्विसेज। तो ह्यूमन बीइंग के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई अगर सर्विसेज रहता है तो वो पर्सनल सर्विसेज में आ जाएगा आपका। अगर सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अगर हम कर रहे हैं, जैसे सोसाइटी में एजुकेशन स्प्रेड करने की बात हो रही है, जो गरीब बच्चे हैं उनको उनका फुल बॉडी चेकअप हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको अगर किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए उनको मेडिसिन दिया जा रहा है, उनको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो ये सोशल सर्विसेज में आ जाएगा। एंड पर्सनल सर्विसेज जो ह्यूमन बीइंग के लिए, और बिजनेस सर्विसेज जो बिजनेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आता है। अब चलिए एक बार थोड़ा देख लेते हैं। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी मोर स्मूथली: बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। सेकेंड है आपका सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज क्या होता है, जहां पर सोसाइटी के लिए किया जाता है, वॉलेंट्रीली किया जाता है। वॉलेंट्रीली मतलब होता है इच्छा अनुसार, आपको कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता है कि हाँ आपको कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं आप हेल्प करो ही, ऐसा नहीं होता है ना। तो सोशल सर्विसेज आर कैरिड वॉलेंट्री टू अचीव द सोशल गोल और अपलिफ्ट द सोसाइटी एट लार्ज। These social services may improve standard of living of weaker section of the society, है ना। वीकर सेक्शन मतलब क्या, जिनके पास हर सुविधा मुहैया नहीं है, जो गांव में है, जिनके पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। प्रोवाइड हेल्थ केयर, इम्प्रूव सैनिटेशन इन स्लम। स्लम एरिया में स्वच्छता का मतलब, स्लम एरिया में क्या होता है कि स्वच्छ वो लोग मतलब
स्वच्छता का ध्यान में नहीं रखते, ठीक है, स्वच्छता को ध्यान में नहीं रखते, एजुकेशन को उतना महत्व नहीं देते हैं, तो उनमें एक जागरूकता फैलाना और उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये किस में आ जाएगा, सोशल सर्विसेज। और लास्ट है आपका पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज, सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। हर कस्टमर का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग होता है। जैसे मान लीजिए आपको घर बनवाना, तो आपको जैसा घर बनाना है वैसा आपको सर्विसेज देगा आपका मिस्त्री, है ना। आपको मान लीजिए सोफा बनाना, तो आपको जिस तरीके का सोफा चाहिए, डिजाइन चाहिए, जैसा आपके घर में शेप एंड साइज है, जगह है, लोकेशन है, तो उसके हिसाब से आपको सर्विस मिलेगा। तो पर्सनल सर्विसेज भी बहुत तरीके का होता है, डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज भी करते हैं। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस प्रोवाइडर जैसा है वैसा आपको सर्विसेज देगा। दे ऑल्सो दीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर का डिमांड कैसा है, कस्टमर का प्रेफरेंस कैसा है, ये सब चीज। जिसमें क्या आ जाता है, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, है ना। रेस्टोरेंट में क्या होता है, कस्टमर को जो चाहिए होता है वो ऑर्डर करता है और उसको सर्व कर दिया जाता है। टूरिज्म में क्या होता है, आपको जहां भी घूमना आप वहां चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, के दायरे में आता है। अब इस चैप्टर में बेसिकली अगर हम बात करें तो बिजनेस सर्विसेज, सर्विसेज को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे बिजनेस सर्विसेज के ऊपर, और बिजनेस सर्विसेज के बारे में ही यहाँ ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस सर्विसेज को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। तो बिजनेस सर्विसेज में आपका क्या आ जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो चलिए सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज की बात करते हैं। अब देखिए बैंकिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो आप लोग ऑलरेडी बैंक के बारे में जानते हो कि बैंक का काम क्या होता है और मेन पर्पस इसका क्या होता है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बैंकिंग क्या करता है, बैंकिंग जो है वो लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का काम करता है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, मान लीजिए मेरे पास पैसा है, हम बैंक अकाउंट खुलवाए, हम बैंक में जमा कर दिए सेफ्टी के लिए, तो बैंक क्या किया, डिपॉजिट लिया, और वो पैसा को वो क्या करेगा, किसी और को दे देगा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मुझे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, मैं अगर पैसा रख रहा हूं तो मुझे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मगर मुझे कम मिलेगा। आई होप कि जैसे 4% या फिर 6% मिल रहा है, मगर बैंक उस पैसे को किसी और को देगा 12%, 8%, 10%, 20%, वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन इज, ठीक है। तो बैंकिंग सर्विसेज बेसिकली क्या करता है, बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। कि अगर किसी भी तरीके का बिजनेसमैन को प्रॉब्लम है, या फिर फंड का शॉर्टेज हो गया, या फिर पैसे का लेन देन करना है, फैसिलिटीज चाहिए, लोन चाहिए, एडवांसेस चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो बैंक जो है उसको इस तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which attract money on deposit from for the purpose of being lent to industry or trade। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। पर्पस क्या होता है कि जिसको भी पैसे का जरूरत है उसको पैसा दिया जाए, और पैसे का जिस जरूरत किसको पड़ता है, जनरली ऐसे तो सबको जरूरत है, मगर बिजनेसमैन को ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है। बैंकर आर नॉट मेयरली मनी लेंडर, बैंकर लेंड्स व्हाट इट बोरोस फ्रॉम अदर। बैंकर क्या करता है, जो दूसरे से लेता है वो किसी और को फॉरवर्ड कर देता है। अब बैंक इज अ बायर एंड सेलर ऑफ मनी, और आप कह सकते हैं बैंक क्या है, पैसा बाई करता है। मतलब हम जनता लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो समझ लो कि बैंक क्या कर रहा है, बाई कर रहा है। और सेल किसको कर रहा है, जिस जो इन्वेस्टर है, जिसको पैसा की जरूरत है, जिस जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने बिजनेस में। A bank earn a margin of profit by lending money to its borrower। और बैंक कैसे कमाती है, तो मार्जिन से। जैसे हमसे पैसा लिया 6% पे और वो दे रहा है लोन 14% पे, तो बीच में जो गैप मिल रहा है आपको 8% का, ये उसके लिए क्या हो गया, मार्जिन हो गया। सिंपल सा फंडा, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंक मीन्स, अब देखिए इसी के माध्यम से आपको बता दिया गया पार्टनरशिप कैसे चलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी कैसे चलता है, कंपनीज एक्ट 2013। उसी तरीके से बैंकिंग के लिए भी एक एक्ट बना हुआ है, बैंक इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो ये एक्ट याद रखिएगा कि बैंक के लिए एक्ट का क्या नाम है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कब स्टार्ट हुआ था, इसका संशोधन कब हुआ था, तो 1949 में। इसका डेफिनेशन क्या है,
तो कह रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, जनता से पैसा लेना, डिपॉजिट लेना, फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और मेन पर्पस क्या होता है, पैसा लेके बैंक अपने पास नहीं रखेगा, और अगर अपने पास रखेगा तो इंटरेस्ट कैसे देगा। मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपया बैंक में है और हमको बैंक 6% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उस पैसे से बिजनेस कर रहा होगा तब ना दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए जरूरी हो जाता है, नहीं तो फिर वो रिटर्न कैसे दे पाए। चलिए, अब बेसिकली अगर बात करें कि बैंक आपको कितने तरीके का अकाउंट का सर्विसेज देता है। आप सुने होंगे कि बैंक अकाउंट खुलता है, बैंक अकाउंट खुलता है, मगर हो सकता है कि आप टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर उसके बाद करेंट डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। 4 अकाउंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ऐसे तो सर बहुत तरीके का अकाउंट का ऑप्शन देता है आपको, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ 4 अकाउंट के बारे में पढ़ना है, सेविंग, करेंट, रेकरिंग एंड मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसके लिए होता है? सेविंग अकाउंट होता है आम जनता के लिए, हम जैसे लोग के लिए जो बिजनेस नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस नहीं करते मगर वो इनकम अर्न करते हैं, जैसे कहीं सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनको बिजनेस नहीं करना पड़ रहा, उनका इनकम आ रहा है और वो पैसा कुछ सेव करते हैं। तो पब्लिक, आम जनता जब अपना अकाउंट खुलवाती है तो उसको अकाउंट, कौन सा अकाउंट मिलता है? सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, लोग अपने इनकम को सेव करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो वो निकाल लेते हैं। इस तरीके के अकाउंट में बैंक क्या करती है, बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कि चलो भाई, आप पैसा सेव कर रहे हो, आप अपना पैसा मेरे पास रखे हो, हम आपको 6% का, 4% का, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बैंक, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फिर आपको एटीएम सर्विसेज भी मिलता है कि चलो भाई, अगर आपको पैसा निकालना है तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। आपको चेकबुक का भी फैसिलिटी मिलता है। चेकबुक का कहने का मतलब आपके पास एक चेकबुक रहेगा, आप चेक साइन करिए और किसी को भी पेमेंट करना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं चेक के माध्यम से। फिर उसके बाद आपको एक पासबुक मिलता है। पासबुक क्या होता है? पासबुक वो बुक होता है जहां पर एंट्री होता है कि आपका लेन देन कितना है। जैसे आप पैसा जमा किए, पैसा निकाले, पैसा डिपॉजिट किए, पैसा विड्रॉ किए, फिर विड्रॉ किए, फिर विड्रॉ किए, तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन का एंट्री कहाँ होता है? पासबुक में। ठीक है, तो पासबुक का फैसिलिटी मिलता है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि हम बैंक से जो भी लेन देन किए हैं उसका एक रिटेन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन ओपन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, 3,000, 2,000, 5,000 जो भी है, ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट व्हेनेवर नीडेड। और जब भी इस बंदे को जरूरत है पैसे का, वो निकाल सकता है, एटीएम से निकाल ले चाहे ब्रांच जाके निकाल ले। ठीक है, डिपॉजिटर इज इशूड चेकबुक, पासबुक, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर, डिपॉजिटर मतलब क्या, जो पैसा जमा कर रहा है, यानी कि अकाउंट होल्डर, तो क्या मिलता है उसको? चेकबुक और पासबुक मिलता है। ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय द डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड इन पासबुक, और पासबुक में इस चीज का रिकॉर्ड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट एक होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, हम 1 लाख रुपया बैंक को दे दिए और बोले हम 5 साल के बाद लेंगे, एफडी, इसको हम लोग शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। तो एफडी में क्या होता है कि हम एक बार में एक लार्ज अमाउंट दे दिए बैंक को, और हम एक टर्म लगा दी कि हम अभी नहीं मांगेंगे, 5 ईयर के बाद मांगेंगे। तो यहाँ पर बैंक एश्योर्ड हो गया कि जो भी कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है वो 5 साल के बाद पैसा मांगेगा। तो अब इस केस में बैंक जब एश्योर्ड है तो बैंक जो है इंटरेस्ट ज्यादा देती है, मान लीजिए 10% दे रही है। ठीक है, और बैंक 5 साल के बाद 10%, 5 साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो सब जोड़ के आपको वापस करेगी। ठीक है, मगर अगर हम बात करें करेंट सेविंग डिपॉजिट की, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की, तो इसमें जनरली एफडी के मुकाबले थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब चाहे तब, जैसे 1 लाख रुपए हम जमा किए, तो आज मुझे जरूरत है तो आज हम निकाल लेंगे, और आज मुझे जरूरत नहीं है तो हम छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर चूंकि अनिश्चितताएं हैं, है ना, मतलब कि कब कस्टमर पैसा निकाल लेगा, कब कस्टमर छोड़ देगा, तो इस वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करेंट अकाउंट। करेंट डिपॉजिट अकाउंट बोलो चाहे करेंट अकाउंट बोलो, बात एक ही। इस तरीके का फैसिलिटी, करेंट डिपॉजिट अकाउंट का फैसिलिटी जो है वो किसको मिलता है, वो मिलता है आपको बिजनेसमैन को। अब देखिए बिजनेसमैन को ना इंटरेस्ट का जरूरत नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरा एक फैक्ट्री है, हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं, मेरा क्लाइंट हमको बैंक के थ्रू पेमेंट करता है, तो मल्टीपल बार विड्रॉवल होगा और मल्टीपल बार डिपॉजिट होगा। मेरे पास जो भी कैश आया दिन भर का हम बैंक में जमा कर दिए। तो मुझे क्या चाहिए, सर्विसेज। हमको किसी भी तरीके का हैसल्स वाला सर्विसेज नहीं चाहिए। आप हमको चार्जेस करिए, आप मुझे इंटरेस्ट मत दीजिए। हम जो पैसा जमा कर रहे हैं आपके पास, आप इंटरेस्ट मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आज 1 लाख रुपया जमा किए, कल किसी और को पेमेंट कर दिए, तो स्टेबिलिटी तो है ही नहीं ना। मेरा क्लाइंट हमको पैसा भेजा, हम किसी और को ट्रांसफर कर दिए जिससे हम परचेस किए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, बिजनेसमैन को करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, चेक का फैसिलिटी मिलता है, एटीएम का भी फैसिलिटी मिलता है, ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हम बिजनेसमैन हैं और मेरा ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, बैंक इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है कि इस बिजनेसमैन का ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा है, तो बैंक हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब होता है कि आपको आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उससे ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं। देखिए कई बार बिजनेसमैन के साथ ऐसा होता है कि उसको जरूरत है 50 लाख रुपए का, मगर उसके अकाउंट में 45 लाख रुपीज ही है, अब 50 लाख रुपीज पेमेंट करना है। तो उस केस में बैंक कहता है कि चलिए भाई हम आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। मतलब अगर आपके यहाँ अकाउंट में 45 लाख है, आप 50 लाख भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, 5 लाख रुपया मेरा लोन हो जाएगा, है ना, ऑन द स्पॉट। तो इस तरीके का फैसिलिटी भी मिलता है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक उसको क्या करेगी, डिडक्ट कर लेगी। तो सिंपली करेंट अकाउंट किन के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है, जिनको सर्विसेज चाहिए और जनरली इनको इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता है। कैशबुक, पासबुक भी मिलेगा, चेक भी मिलेगा, एटीएम भी मिलेगा जनरली, पर इनको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट इनके पास ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलता है, अमाउंट डिपॉजिटेड पे नहीं मिलता है। तो करेंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। These account holder can deposit and withdraw money whenever desired. जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉवल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज आर अवेलेबल, है ना। क्रेडिट लिमिट, आपको पैसा एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब वही, दोनों एक ही है ऑलमोस्ट, क्रेडिट लिमिट भी एक ही है, ओवरड्राफ्ट भी ऑलमोस्ट एक ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मगर आप इतना भी समझ सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी आपको मिलता है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपके अकाउंट में जितना पैसा उससे अधिक आप पैसा निकाल सकते हो। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करेंट अकाउंट रेदर देन सम सर्विसेज चार्ज बाय द बैंक। किसी भी तरीके का इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, मगर किसी भी तरीके अलग से चार्ज जरूर लग जाता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंट टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीकली मंथली बेसिस पे, और आपने जो ट्रांजेक्शन करा है उसका स्टेटमेंट, एक विवरण आपके घर पे या फिर आपको वो प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये भी एक बैंक सर्विसेज देता है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के तरीके का भी एक अकाउंट होता है। सर ये क्या होता है, देखिए अब जैसे मान लीजिए हम सैलरी बेसिस पे कहीं काम कर रहे हैं, मेरा एक अच्छा खासा इनकम आ रहा है, ठीक है। थर्ड इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, वैसा अकाउंट जैसे मान लीजिए मेरा एक अच्छा खासा इनकम है और हम कुछ पैसा हर महीने अपना सेव करना चाहते हैं, हम हर महीने 5,000 रुपया सेव करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम हर महीने बार बार 5,000 रुपया देंगे, जनवरी का 5,000, फरवरी का 5,000, मार्च का, अप्रैल मई जून, हर महीने 5,000 रुपया जमा करेंगे। तो हम चूंकि ये बार बार कर रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। तो वैसा अकाउंट जहां पर आप हर महीने पैसा जमा करते हैं,
और आपका एक लमसम अमाउंट कलेक्ट होते जाता है, इसको कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब ये अमाउंट 100 रुपया भी हो सकता है, 5,000 रुपया भी हो सकता है, 10,000 रुपया हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड एंड इनकम। ठीक है, तो वैसा अकाउंट जहां पर अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट फिक्स्ड अमाउंट से 100 रुपीज पर मंथ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया हर महीने फॉर द फिक्स पीरियड, मान लीजिए 10 साल तक वो जमा करेगा, तो उस तरीके के अकाउंट को हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है मैच्योरिटी के टाइम पे। मैच्योरिटी मतलब क्या, जैसे आज हम जमा किए 2010 से स्टार्ट किए, हमको 15 साल जमा करना है, तो 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2025 में जितना पैसा जमा हुआ है 2025 तक, चूंकि 2025 में ये एक्सपायर कर रहा है, तो 2025 क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी ईयर। और मैच्योरिटी ईयर में क्या होगा, विथ इंटरेस्ट मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन सेविंग अकाउंट, और जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट दोनों एक जैसा है, मगर दोनों में अंतर क्या है, रेकरिंग में आप हर महीने करते हैं, मगर फिक्स्ड डिपॉजिट में आप हर महीने नहीं करते, एक बार जमा कर दिए और उसका रिटर्न आपको 5 साल 10 साल के बाद मिलेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया है, हम बैंक में जमा कर दिए, एफडी कर दिए, अब बैंक उसको ब्लॉक कर ली, मेरे अपने पास रख ली, अब वो जब भी रिलीज होगा तो एक सर्टेन पीरियड के बाद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट है ना। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि जनरली आप एक लमसम अमाउंट पेमेंट किए बैंक में, और बैंक उसको अपने पास रख लिया फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 5 साल के लिए आप जमा कर दिए, तो बैंक आपको 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट पूरा पैसा वापस करेगा। सर अगर बीच में इमरजेंसी हो गया और हम निकालना चाहते हैं तो देखिए एक होता है लॉक इन पीरियड, ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपया है और हम इसको जमा किए हैं 10 ईयर के लिए, 10 सालों के लिए हम इसको जमा किए। आज हमको लगता है कि चलो 10 साल तक हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए 10 लाख रुपया हम जमा करें, मगर मुझे 2 साल के बाद उसका जरूरत पड़ गया, हु नोस फ्यूचर, है ना, फ्यूचर कौन जानता है, जरूरत पड़ गया, तो बैंक ना एक लॉक इन पीरियड लगाती है। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या होता है कि भैया ठीक है आप 10 साल के लिए एग्री कर रहे हैं, मगर लॉक इन पीरियड होगा 3 साल का। इसका ये मतलब है कि अगर कल को आप पैसा मांगने आएंगे तो 3 साल तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। सर 3 साल तक नहीं मिलेगा मतलब, लॉक इन पीरियड मान लीजिए आप 2010 में स्टार्ट किए और 10 साल का है, तो मैच्योर कब करेगा, 2020 में। आप चाहे तो बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं, मगर लॉक इन पीरियड के बाद, और लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल का मान लो, तो 2013 से पहले आप नहीं पैसा निकाल सकते हैं। आपको 2014 में निकाल सकते हो, 15, 16, 17, 18 निकाल सकते हो, मगर 2010, 11, 12 तक नहीं निकाल सकते हैं, 13 में ही निकाल सकते हैं। बात समझे, 2010 पूरा ब्लॉक हो जाएगा, 2011 भी ब्लॉक हो जाएगा, 2012 भी आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप उतने समय तक पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये जनरली एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट में। और कोई क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो गया, जहां पर जनरली आप एक लमसम अमाउंट फॉर द फिक्स पीरियड, लॉन्गर पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई होता है। ठीक है, और एक है आपका मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, सर वो डिपॉजिट अकाउंट जहां पर एक बिजनेसमैन को सेविंग का भी फैसिलिटी मिलता है और करेंट का भी फैसिलिटी मिलता है। देखिए क्या कह रहा है, मल्टीपल डिपॉजिट मतलब क्या, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट मतलब एक ही अकाउंट में आप सबका मजा ले रहे हैं, करेंट अकाउंट का भी, रेकरिंग का भी, सेविंग अकाउंट का भी। तो देखिए दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू द डिपॉजिटर, दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बाइंड विथ सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं,
तो आपको करेंट अकाउंट चाहिए, मगर आप साथ ही साथ सेविंग अकाउंट भी चाहते हैं, तो एक ही अकाउंट में दोनों मर्ज कर देगा। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करेंट। इस केस में क्या होगा, आपको बताए ना कि करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता पर सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, थोड़ा कम मिलता है पर मिलता है। तो मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट अगर आप बनाते हैं और करेंट एंड सेविंग दोनों करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा और करेंट अकाउंट का फैसिलिटी भी मिलेगा। तो व्हेन द अमाउंट इज डिपॉजिटेड एक्सीड अ पार्टिकुलर लिमिट देन ऑटोमेटिकली अमाउंट गेट ट्रांसफर टू द फिक्स्ड डिपॉजिट। देखो इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए जैसे मान लीजिए एक लिमिट हम बनाए हुए हैं, 1 लाख रुपए का लिमिट है, 1 लाख रुपए का लिमिट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर 1 लाख तक पैसा है तब ये रहेगा करेंट अकाउंट में, और 1 लाख के ऊपर जैसे ही जितना पैसा होगा, मान लीजिए 1,20,000 है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, 1,50,000 है तो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये पैसा कहाँ चला जाएगा, सेविंग अकाउंट में चला जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब मैक्सिमम आपका करेंट अकाउंट में कितना आएगा, 1 लाख रुपए। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, वो सिस्टम पे कोडिंग कर दिया जाता है, उस तरीके से फंक्शन करता है। तो 1 लाख पर तक इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, मगर 1 लाख के ऊपर जैसे ही एक्सीड करेगा उस पर इंटरेस्ट मिलना आपको चालू हो जाएगा। बात समझे? तो इसको कहते हैं मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। आई होप कि आपको ये सारी की सारी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। कुछ अलग अलग सर्विसेज भी बैंक जो है हम लोगों को प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, ये चेक ड्रॉन ऑन बाय वन बैंक अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड ऑन इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक ऑथराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक द पेमेंट। अब देखिए ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, देखिए क्या होता है इसमें। Individual whose name is written on the draft, it is the financial instrument which money can be remitted from one person to another person. Bank draft can be obtained by the bank after depositing the required amount, है ना। देखिए क्या कह रहा है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ड्राफ्ट होता है कि जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में कुछ पैसा है और हम आपको पैसा देना चाहते हैं, हम आपको पैसा देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके नाम का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे, आपके नाम का एक बैंक ड्राफ्ट बनवाएंगे। और मान लीजिए मुझे 50,000 रुपया पे करना है, 50,000 रुपया ये अमाउंट है, और आपका नाम मान लीजिए सोहन नाम है, सोहन आपका नाम हम मेंशन किए और एक बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाएं। इससे फायदा क्या है कि मेरे अकाउंट से पैसा कट के डायरेक्ट सोहन के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर। तो मगर इसके लिए खास बात क्या है ना कि दोनों का बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, दोनों के पास बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान में रखिए और इस चीज को, पॉइंट को और पढ़िए इसको। दिस इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड इन इट्स अकाउंट। मेरा बैंक मान लीजिए एसबीआई है, मेरे पास एसबीआई का चेक था, बैंक ड्राफ्ट हम एक ड्रॉ किए और हम आपको दे दिए, है ना। ऑथराइजिंग द सेकेंड बैंक, सेकेंड बैंक कहने का मतलब क्या है, हम जिसको दिए, मान लीजिए वो पीएनबी का कस्टमर है, तो पीएनबी क्या करेगा, उस चेक के माध्यम से मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके, एसबीआई क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके उस पीएनबी अकाउंट होल्डर के अकाउंट में चला जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एसबीआई का कस्टमर है तो पीएनबी ही होना चाहिए, एसबीआई टू एसबीआई भी हो सकता है, एसबीआई टू पीएनबी भी हो सकता है, एसबीआई टू एचडीएफसी भी हो सकता है, किसी भी बैंक से पेमेंट का माध्यम किया जा सकता है। इट डजंट मैटर, बस मेरे पास क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। मेरे पास अगर चेक है, हम एक बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, मुझे आपको पेमेंट करना है, हम आपको पेमेंट एक्सेस दे देंगे। इट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड। रेमिटेड मतलब होता है पे करना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पैसा चला जाएगा। अब बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। सर ये बैंक ड्राफ्ट कैसे मिलेगा सर, तो बैंक से मिलेगा और इसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। द बैंक ऑल्सो चार्ज सम कमीशन ऑन इशूइंग बैंक ड्राफ्ट, और बैंक ड्राफ्ट में बनाने के लिए कुछ छोटा मोटा अमाउंट ऑफ कमीशन भी चार्ज करता है।
तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, पेमेंट करने के लिए, ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको ये किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। यहाँ पर देखिए फायदा क्या है कि आपको बैंक जाने का दरकार नहीं पड़ेगा। मुझे पैसा देना है, हम तुरंत बैंक ड्राफ्ट निकाले और साइन किए और दे दिए, आपका नाम पुट किए, आप जाइए बैंक और पैसा निकलवाइए। बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर, ये क्या है, दिस इज द डॉक्यूमेंट which instruct the bank to pay certain sum of money to the third party. Such order are normally acknowledged by the bank, which provide guarantee that payment will be made. It is a kind of bank draft which is payable within the town, so it can be called local bank draft. देखिए एक लोकल बैंक ड्राफ्ट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, या फिर बैंकर्स चेक भी बोलते हैं या फिर पे ऑर्डर भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए बैंक ड्राफ्ट का खास बात क्या है ना, जो अभी हम पढ़े पहले, उसका खास बात क्या है कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता है। आप मान लीजिए दिल्ली से आए मेरे पास, हम आपको चेक दे दिए, आप किसी भी इंडिया का किसी भी बैंक में जाके उसको जमा कर दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये है बैंक ड्राफ्ट का फैसिलिटी। पर बैंकर्स चेक पे ऑर्डर हो गया जो, यानी कि उसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, हम बैंक ड्राफ्ट ही बना रहे हैं मगर लोकल है। ये लोकल कहने का मतलब आप मेरे पास आए, आपको कैश भी मिल सकता है, ठीक है, आपको कैश भी मिल सकता है। आपको बेसिकली क्या करना है, आप मेरे से चेक लिए, हम साइन किए, यहाँ पे अमाउंट भरे और आपका नाम भर दिए, जो भी नाम है, आप उस चेक को ले जाके, उस ड्राफ्ट को ले जाकर बैंक को प्रेजेंट किए और बैंक आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो चेक है ये क्या कर रहा है, ये एक मैसेज का काम कर रहा है। हम जैसे ही आपको चेक दिए, यानी कि हम बैंक को मैसेज दे रहे हैं कि इस बंदे को पेमेंट कर दो, आप इस बंदे को पेमेंट आप कर दीजिए। आप गए बैंक, आपको पेमेंट मिल गया, बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया, ठीक है। मगर खास बात क्या है, ये लोकली होता है। ये क्या होता है, लोकली होता है। तो यही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का मोर और लेस फंक्शन एक ही है, मगर यही डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है सर, थर्ड पार्टी मतलब तीन पार्टी। हाँ, एक हम हो गए, एक बैंक हो गया और एक आप हो गए जिसको पैसा मिल रहा है। तो हम हो गए फर्स्ट पार्टी, बैंक हो गया सेकेंड पार्टी, और जिस बंदे को पैसा मिलेगा वो हो गया थर्ड पार्टी। Such order are normally acknowledged by the bank, which provide guarantee that the payment will be made. ये चेक के माध्यम से गारंटी देता है बैंक कि भैया अगर कोई आएगा तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, और इसको ये एक बैंक ड्राफ्ट का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है आपको पता है, अभी हम डिस्कस किए। ओवरड्राफ्ट किसको दिया जाता है, जनरली बिजनेसमैन को दिया जाता है। बिजनेसमैन को छोटा मोटा अमाउंट घटते रहता है। अब मान लीजिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 रुपए है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 50,000 रुपए है। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया है तो हम 50,000 रुपया एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। बात समझे, ये बात है। तो देखिए क्या करा, अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करेंट अकाउंट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलता है, जिसके पास करेंट अकाउंट होता है, क्योंकि हम बोल रहे थे ना ये फैसिलिटी किसको मिलता है, बिजनेसमैन को, और बिजनेसमैन के पास क्या होता है, करेंट अकाउंट होता है। इज अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट मतलब जितना लिमिट दिया गया उतना तक वो एक्स्ट्रा निकाल सकता है। He can overdraw up to a specific limit and for agreed period. Agreed period मतलब मान लीजिए 30 दिन हो गया, 45 दिन हो गया, इस दिन के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट वर्चुअली ओवरड्रॉन। जनरली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, मगर कब, लिमिट के बाद। जैसे मान लीजिए 30 दिन का लिमिट है, तो 30 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हैं तब इंटरेस्ट लगेगा, मगर विद इन 30 डे आप अगर पेमेंट कर देते हैं तो मे बी आपको इंटरेस्ट ना लगे। कैश क्रेडिट क्या होता है, अंडर दिस अरेंजमेंट बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू द सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। कैश क्रेडिट में क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए हम बिजनेसमैन है,
मुझे कुछ पैसे का जरूरत पड़ा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम नहीं लेना चाहते, तो हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, मेरे पास कुछ सिक्योरिटी पेपर है या फिर मेरे पास कुछ गिरवी रखने लायक सामान है, हम बैंक के पास गए, गिरवी रखें और उसके एवज में हम ऑन द स्पॉट कुछ इंस्टेंटली लोन ले लिए, है ना। या फिर ऐसा होता है सिंपली कि मान लीजिए मेरा एक बैंक अकाउंट है, हम एक अपना प्रॉपर्टी का पेपर बैंक के पास गिरवी रख दिए और बैंक हमको अलाउ कर दिया कि चलिए इस पेपर के बदले, इस प्रॉपर्टी पेपर के बदले आपको हम 30 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट देते हैं, यानी कि आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, आपको लोन अप्रूवल का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक बिजनेसमैन है मान लीजिए, ठीक है, मेरा एक प्रॉपर्टी का पेपर है, बिल्डिंग का पेपर है, हम बैंक को जाके गिरवी रख दिए और हम तुरंत पैसा लिए नहीं, लोन लिए नहीं, हम गिरवी रख दिए और बैंक से हम बोले भाई हमको कैश क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, कैश क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। तो कैश क्रेडिट में बैंक क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई आपको 30 लाख रुपए का लिमिट दे दी, अब आपको 30 लाख रुपए का जरूरत कभी भी पड़े आप बैंक से निकाल सकते हैं लोन के तौर पे, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है डेली बेसिस, मतलब जब से आप पैसा निकाले तब से आपको चार्ज होगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आप पहले ही कुछ सिक्योरिटी दे चुके हैं और एक लिमिट तक आप पैसा निकाल सकते हैं, ये हो गया कैश क्रेडिट। एंड लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन। सर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन तो मतलब समझ में आ रहा है, अब ये शॉर्ट का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब क्या है और लॉन्ग का मतलब क्या है। अगर 1 साल तक का है, अप टू 1 ईयर है, तो वो हो जाएगा शॉर्ट टर्म। अगर 1 to 5 ईयर है या फिर कभी कभी 3 ईयर भी हो जाता है, 1 to 5 ईयर जनरली लो अगर है तो वो मीडियम हो जाएगा, और मोर देन 5 ईयर है, मोर देन 5 ईयर है तो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन भी देने का काम करती है, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो। सिक्योर्ड में क्या होता है, सिक्योर्ड में कुछ कोलेटरल रखा जाता है, कोलेटरल मतलब क्या होता है, गिरवी रखना। तो सिक्योर्ड लोन में जैसे मान लीजिए हम बैंक से लोन लिए और हम कुछ गिरवी रख के लोन लिए, हम आपसे 5,000 रुपया लोन लिए और बदले में हम अपना मोबाइल आपको गिरवी दे दिए, तो ये कहोगे कि ये सिक्योर्ड लोन है, हम पैसा नहीं देंगे तो तुम मोबाइल रख लोगे। मगर अनसिक्योर्ड में क्या होता है कि हम आपको जस्ट पैसा दे दिए, बदले में हम आपको कुछ दिए नहीं, बाद में फ्यूचर में हम आपको पैसा दे देंगे, तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड। अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो सर या तो लड़ाई होगा और या तो आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो जनरली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आपको ड्यूरेशन ध्यान में रखना है, ये सब अदर तरीके का फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सीखे कि बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज में आपको बैंक कितने तरीके का अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बिजनेसमैन को चाहिए होता है वो हम लोग देखें। और हम लोग जाने की सर्विसेज को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, आपका बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज एंड सोशल सर्विसेज। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।